दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर सेक्शन का सेट 1 देखा था और इस वीडियो में सेट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे जूनियर अकाउंट क्लर्क, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट से रिलेटेड पिछले एग्जामिनेशन में कंप्यूटर सेक्शन का क्या ब्रेकडाउन था, यानी किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, यानी सेट 1 वाला वीडियो में। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली हम इसमें पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट में से कौन सा उपयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक दस्तावेज को सेव करने के लिए। यानी अगर MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है तो किस शॉर्टकट कीज का आप यूज़ कीजिएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे है Ctrl+X, ऑप्शन बी है Ctrl+S, ऑप्शन सी है Ctrl+C और डी है Ctrl+P। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Ctrl+S। जो Ctrl+X है ये कट का जो है शॉर्टकट की है, सी जो है Ctrl+C ये कॉपी करने का शॉर्टकट की है, और जो Ctrl+P है ये प्रिंट का शॉर्टकट की है। यहाँ पे जो 20 इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज है उसका लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं होगा तो। यहाँ पे पहला जो है जो कि ऑप्शन में ही अवेलेबल था, सेव का, कॉपी का और कट का, और साथ में ये प्रिंट का, ये चारों ऑप्शन का ही है। हम यहाँ पे बाकी सब बता देते हैं। पेस्ट का यहाँ पे Ctrl+V होता है, Ctrl+J अंडू का होता है, रीडू का Ctrl+Y होता है, और फाइंड करना हो MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को या फिर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को तो आप Ctrl+F फाइंड का ये शॉर्टकट की है। अगर किसी में आपको सभी टेक्स्ट को या सभी पैरा को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A आप क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट की यूज करते हैं। इटैलिक अगर करना है तो Ctrl+I, और अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को तो Ctrl+U, और फॉन्ट साइज को अगर इंक्रीज करना होगा तो Ctrl+ जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होगा, और फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना होगा तो Ctrl+ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर फॉन्ट को लेफ्ट में अलाइन करना है तो Ctrl+L, और जो है सेंटर में अलाइन करना है तो Ctrl+E, और राइट में अलाइन करना है तो Ctrl+R, और जस्टिफाई का जो शॉर्टकट की है Ctrl+J होता है, और किसी टेक्स्ट में या फिर सेंटेंस में हाइपरलिंक आपको इंसर्ट करना है तो उसके शॉर्टकट की Ctrl+K होता है। और वैसे ही फाइल को या फिर डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो Ctrl+O जो है शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक्सेल में आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे ताकि सेल का एक श्रेणी में सबसे उच्च मान पता किया जा सके, यानी हाईएस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे एक्सेल में आप। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मैक्स करना पड़ेगा आपको, या फिर सम कीजिएगा, एवरेज निकालिएगा, या फिर मीन निकालिएगा उसका। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन से ही आपको पता चल पाएगा, या फिर आप गेस कर लीजिएगा। हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैक्सिमम जो मान है वो निकालना पड़ेगा। मैक्स का जो फार्मूला होता है यहाँ पे हमने बता रखा है, = मैक्स, और यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट होता है वो ओपन करने के बाद A1 to A10 टाइप करना पड़ेगा, और इसको क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही टाइप कीजिएगा, या फिर इस A1 to A10 जो है इसको आप कर्सर से सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे सेलेक्ट कर लीजिए या फिर टाइप कर सकते हैं, तो ये निकल जाएगा। और यहाँ पे एंटर क्लिक करने के बाद में उसका जो है हाईएस्ट मान आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें बात किया जाए सम का क्या होता है, तो ये ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। टोटल अगर वैल्यू निकालना है तो एवरेज निकालना है सभी जो सेल अवेलेबल है उसका, तो आपको ये वाला यूज करना पड़ता है फार्मूला एवरेज का, और मीन निकालना है यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है तो ये मीन का फार्मूला यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा एक मान्य फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट प्रस्तुति के लिए नहीं है, यानी पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए ये जो .pptx है ये एक्सटेंशन ऑलरेडी है, जो कि 2007 के बाद में MS ऑफिस जो 2007 आया था
उसके बाद में .pptx ही पावर पॉइंट का ये एक्सटेंशन होता है। .pptm भी पावर पॉइंट का ही एक्सटेंशन है और .ppt भी पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो .docx हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए तो देख सकते हैं .pptx 2007 और उसके बाद वाले जो भी वर्जन है MS ऑफिस का उसमें अवेलेबल रहता है। pptm जो है एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें ये है मैक्रोज जो है कंटेनिंग जो मैक्रोज फाइल होता है उसका एक्सटेंशन .pptm होता है। मैक्रोज ऐसा होता है कि आप किसी कमांड को आप पहले ही प्रोवाइड करा दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक वर्क करने लगता है, लाइक AI जैसे टूल होता है। तो आपको कमांड और इंस्ट्रक्शन पहले देना होता है, उस हिसाब से ये मैक्रोज जो है वर्क करते हैं। तो उसके लिए .pptm एक्सटेंशन होता है। जो docx एक्सटेंशन है वो MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, और ये पावर पॉइंट के लिए नहीं है। जो .ppt है 2007 से पहले जो भी ओल्डर वर्जन था MS ऑफिस का पावर पॉइंट का, उसमें ये .ppt अवेलेबल रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा रिबन टैब आपको आकार और स्मार्ट आर्ट डालने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए है स्मार्ट मतलब कि आपको कौन सा जो रिबन टैब है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आकृति यानी शेप और स्मार्ट आर्ट जो है इंसर्ट करने का ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन है होम, बी है इंसर्ट, सी है पेज लेआउट और डी है डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट टैब जो है आपको स्मार्ट आर्ट और शेप्स जो है इंसर्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। बाकी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। होम में जो है बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जैसे कि फ़ॉन्ट का साइज वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ और स्टाइल वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है इमेज, आकृतियाँ, चार्ट्स और स्मार्ट आर्ट वहाँ पे आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं उसका। और पेज लेआउट वाला सेक्शन में आप पेज का मार्जिन देख सकते हैं, ओरिएंटेशन देख सकते हैं और पेज का साइज आप जो है चेंज कर सकते हैं। और डिज़ाइन वाला जो सेक्शन होता है इसमें आप पेज का या फिर जो पैराग्राफ है या फिर वर्ड है उसका थीम, स्टाइल और पेज का बैकग्राउंड ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है MS ऑफिस MS वर्ड 2016 में होम का कुछ स्क्रीनशॉट कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। लेआउट ऐसा है, इंसर्ट का लेआउट ऐसा रहता है। फिर बात किया जाए जो डिज़ाइन वाला टैब है उसका कुछ लेआउट ऐसा दिखता है और वहीं जो लेआउट वाला टैब है उसका कुछ स्क्रीनशॉट ऐसा दिखता है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कौन सा इसमें उपयोग किया जाता है पाठ और वस्तु पर एनिमेशन प्रभाव लागू करने के लिए? कहने का मतलब पावर पॉइंट में अगर आपको एनिमेशन अप्लाई करना है किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे तो आप कौन सा जो है की यूज कीजिएगा या कौन सा ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा? पहला ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन बी है ट्रांजिशन, ऑप्शन सी है स्लाइड मास्टर और ऑप्शन डी है डिजाइन आइडियाज़। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ट्रांजिशन। और स्लाइड सॉर्टर की बात किया जाए तो स्लाइड सॉर्टर पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा जो सभी स्लाइड है एक ही जगह पे दिख जाते हैं। जैसे आप मोबाइल के गैलरी में जो फोटो देखते हैं वैसे सभी स्लाइड एक जगह दिख जाते हैं। और स्लाइड मास्टर जो टूल है इसको यूज किया जाता है किसी एक स्लाइड को मास्टर स्लाइड बना दिया जाता है और उस पर जो भी वर्क कीजिएगा सभी स्लाइड पे ऑटोमेटिक अप्लाई होते जाता है। तो ये स्लाइड मास्टर का टूल का यूजेज है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो डिज़ाइन आइडियाज़ जो है ये बताता है आपको एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराता है कि आप इस टाइप के आइडियाज़ जो है ले सकते हैं। देखिए डिज़ाइन का सजेशंस प्रोवाइड कराता है ये डिज़ाइन आइडियाज़ वाला जो टैब है। बाकी ऑप्शंस हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबनेट मास्क का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कि IP एड्रेस के नेटवर्क हिस्से को पहचानने के लिए, ऑप्शन बी है IP एड्रेस के होस्ट हिस्से को पहचानने के लिए, ऑप्शन सी है सार्वजनिक और निजी IP एड्रेस यानी पब्लिक एंड प्राइवेट IP एड्रेस में अंतर करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और ऑप्शन डी है नेटवर्क पर डिवाइस की भौतिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी IP एड्रेस में नेटवर्क पोर्शन का पहचानने के लिए यानी नेटवर्क हिस्से को पहचानने के लिए। इसके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए तो जो सबनेट मास्क है वो नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन में डिफ्रेंशिएशन करता है। वही नेटवर्क पोर्शन का जो वर्क है नेटवर्क
जो एड्रेस है वो किस नेटवर्क से बिलोंग करता है उसको जो है पहचानता है या फिर रिकॉग्नाइज करता है, और जो होस्ट पोर्शन का काम है यानी होस्ट वाला जो हिस्से का काम है वो ये बताता है कि जो सर्वर पे जो कनेक्ट है वो किस डिवाइस के थ्रू कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराया गया है, वो लैपटॉप है या फिर मोबाइल है या फिर कौन सा एक पार्टिकुलर डिवाइस है, उसका जो है स्पेसिफिक डिवाइस का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, बी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, सी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS, और डी है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे जो यूज किया गया है वर्ड ध्यान से देखिए, सिक्योर, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क बात किया गया है यानी सेफ संचार के लिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HTTPS होता है। ये एस इसमें जो डिनोट करता है सिक्योरिटी को डिनोट करता है, एस फॉर सिक्योर होता है, तो आप गेस करके भी इसका आंसर जो है टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए तो देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, और इस फीचर में आपको एक SSL या फिर TLS इंस्क्रिप्शन का जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि आपका जो वेबसाइट है किसी का प्राइवेसी के साथ में आप जो है खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, और आप किसी का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है लीक नहीं कीजिएगा या फिर उसका गलत यूज नहीं कीजिएगा। और जो HTTP होता है ये सिक्योर कनेक्शन नहीं होता है, और FTP एक प्रकार का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और SMTP जो है एक प्रकार का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो कि मेल से रिलेटेड है, मेल जो आप करते हैं उससे रिलेटेड है। यहाँ पे बात किया जाए HTTPS की तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई भी चीज़ किसी ब्राउज़र में सर्च करते होंगे तो अगर वेबसाइट सिक्योर है तो उसमें ये वाला जो साइन है दिखता होगा HTTPS का। वहीं जो लेस सिक्योर है या फिर जिसमें सिक्योरिटी का फीचर नहीं है या फिर जहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन ब्रीच होने का चांसेस रहता है उसमें ये साइन देखने को मिलता होगा, इसमें S नहीं रहता होगा, HTTP ओनली रहता होगा। तो S फॉर सिक्योर और HTTPS मतलब कि ये आपको सिक्योर जो है कनेक्शन प्रोवाइड कराता है आपको। तो ये आप पर्सनल यूज में भी इसे ला सकते हैं। HTTPS वाला वेबसाइट आपके लिए सही रहता है, आपका प्राइवेसी उसमें सही से होता है, कुछ भी डाटा आपका ब्रीच नहीं होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, कंप्यूटर नेटवर्क में एक राउटर का कार्य क्या है। तो देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है इसमें हम डायरेक्टली इसमें आंसर बता देते हैं आपको, बिकॉज और सभी ऑप्शन इनसे रिलेटेड नहीं है। जो कंप्यूटर का वर्क है इसमें टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर एंड राउट डाटा बिटवीन देम, मतलब कई नेटवर्कों के एक साथ जो है कनेक्ट करता है और उनके बीच में डाटा को रूट करता है या फिर शेयर करता है। तो ये राउटर का वर्क होता है। राउटर यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर एंड राउट्स डाटा पैकेट बिटवीन देम, तो ये मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ये वर्ड बहुत मायने रखता है कि मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम है राउटर का, और उनके बीच में डाटा पैकेट्स को शेयर करता है या फिर रूट करता है। यहाँ पे राउटर आप देख सकते हैं ऐसा जो वाईफाई का राउटर आता है ऐसा कुछ अवेलेबल रहता है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस, प्रिंटर, मोबाइल डिवाइसेस, यहाँ पे कंप्यूटर, बहुत सारे लैपटॉप, ये सभी डिवाइसेस जो है इसी राउटर से कनेक्ट होते हैं, यानी मल्टीपल नेटवर्क के साथ में वो जो है डाटा को शेयर करता है। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम में पर डाटा प्रेषण को सुरक्षित बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहला जो एल्गोरिदम दिया गया है RSA, ऑप्शन बी है DES, ऑप्शन सी है MD5 और ऑप्शन डी है AE5। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा AES, और इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए तो देख सकते हैं AES का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया है, और ये एक प्रकार का बताया गया है कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, एक जो है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो अपनी मजबूत सुरक्षा और दक्षता के कारण इंटरनेट पर डाटा प्रेषण को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो यही जो है
आपको अभी फ़िलहाल जो भी इंटरनेट पे आप यूज़ करते हैं इसमें यही इंक्रिप्शन लगा होता है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये अभी फ़िलहाल में बहुतायत यूज होता है। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 10 की, तो नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल का यूजेज क्या है। इसका पहला ऑप्शन है डेटा को प्रेषण के दौरान एन्क्रिप्ट करना, बी है नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच को रोकना, सी है डाटा पैकेट से वायरस का पता लगाना और हटाना, और ऑप्शन डी है नेटवर्क बैंडविड्थ उपयोग का प्रबंधन करना यानी मैनेजमेंट करना। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेटवर्क में अनधिकृत पहुँच को रोकना, यानी कोई भी अनट्रस्टेड जो सोर्स है वो आपके सिस्टम में बिना आपके परमिशन के, बिना ऑथराइजेशन के आपके सिस्टम में प्रवेश या फिर एंटर ना कर सके, तो वही फायरवॉल का काम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाए, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो फायरवॉल्स होता है वो बैरियर होता है ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में, ये एक प्रकार के बैरियर का काम करता है और इसका प्राइमरी जो काम है वो अनऑथराइज एक्सेस को रोकना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 11 की, तो निम्नलिखित प्रमाणीकरण विधियों में से कौन सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए है सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और ऑप्शन बी है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी है यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और ऑप्शन डी है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा ये सिक्योर होता है ये ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे सिंगल जो फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये ओनली पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, बहुत कम सिक्योर होता है। ये जो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों यूज करता है, ये जो है थोड़ा सा ओनली पासवर्ड की अपेक्षा थोड़ा मजबूत ऑथेंटिकेशन होता है, और लेकिन ये भी इसमें फिशिंग या फिर ब्रूट फोर्स के द्वारा जो है उसमें आपके कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की, तो ये जो है आपको सिक्योरिटी में एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करा पता है, फिर भी इसमें थोड़ा सा चांसेस रहता है आपके सिस्टम के हैक होने का। और लास्ट जो ऑप्शन है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये ज़्यादा सेफ ऑथेंटिकेशन माना जाता है, क्योंकि ये आपके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, उस पे ये बेस होता है। जैसे कि आपके आँख का जो आइरिस हो गया, उससे ये सिक्योर हो सकता है, या फिर आपके जो थंब इम्प्रेशन हो गया उससे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसलिए इसको जो है फॉर्ज करना डिफ़िकल्ट होता है, इसमें सेंध लगाना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए, तो कौन सा एक सामान्य तरीका नहीं है जिसका उपयोग डाटा को विश्राम स्थिति में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, यानी डाटा को सेफ रखने के लिए नहीं किया जाता है। इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज? पहला है एन्क्रिप्शन, और ऑप्शन बी है एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन सी है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी अतिक्रमण जांच प्रणाली, और ऑप्शन डी है बैकअप एंड पुनर्प्राप्ति। तो देखिए जो ऑप्शन सी है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसका काम है किसी बाहरी सोर्स को आपके सिस्टम में इंटर ना करने देना, जैसे कि हैकर वगैरह हो गए या फिर वायरस हो गए, उनसे प्रोटेक्ट करना। तो ये जो है इसका काम नहीं है किसी डाटा को सेव करना है। एन्क्रिप्शन जो है ये आपको डाटा को सेफ प्रोवाइड कराता है किसी तरह का पासवर्ड या फिर एन्क्रिप्शन लगा के, जो कि एक जो रियल वर्ड होता है या रियल कोड होता है उसी से डिक्रिप्ट हो सकता है। तो ये इससे रिलेटेड है। पहुंच नियंत्रण जो एक्सेस कंट्रोल है, किसी डाटा पे किसका कंट्रोल है उससे रिलेटेड है, तो ये भी डाटा को सेफ रख सकता है। और बैकअप जो रिकवरी वाला ऑप्शन है, ये भी डाटा को सुरक्षित रख के आप उसका बैकअप लेके रख सकते हैं और बाद में रिकवर कर सकते हैं, तो ये भी डाटा को सुरक्षित से रिलेटेड है। लेकिन ऑप्शन सी भिन्न है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कि हमने आपको बता दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इनपुट उपकरणों में से कौन सा प्रमुख रूप से चित्रों और दस्तावेजों को डिजिटल रूप से कैप्चर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इमेज और डॉक्यूमेंट को डिजिटली रूप से कैप्चर करता है? कौन सा इसमें ऑप्शन है? ऑप्शन ए है जॉयस्टिक, बी है वेबकैम, सी है माइक्रोफोन, डी है प्लॉटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेबकैम या वेब कैमरा जो होता है वो फोटो और इमेजेस को कैप्चर करता है। बाकी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जॉयस्टिक जो है कंट्रोलिंग मोशन इन कंप्यूटर सिमुलेशन, ये गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है जॉयस्टिक को। माइक्रोफोन का यूज समझ सकते हैं, माइक के यूज में किया जाता है। यहाँ पे ये माइक दिया गया है। ये यहाँ पे प्लेटर है जो कि लार्ज स्केल पर जो ग्राफिक होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है।
और ये जो क्वेश्चन था जिससे रिलेटेड वेब कैम है, बहुत सारे वेब कैम का वेराइटीज होता है जो कि सभी हमने यहाँ पे दे रखा है। और ये जो है ये जॉय स्टिक है जो कि गेम खेलने में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में अगर गेम खेलना हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 14 की, तो कौन सा इनपुट उपकरण प्रकाश बीमों का उपयोग गति की जांच के लिए करता है? यानी लाइट बीम का यूज करता है मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। ये इंग्लिश वाला वर्ड पढ़िएगा, इसमें अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए है माउस, बी है ट्रैक बॉल, सी है जॉयस्टिक और डी है स्कैनर। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउस हो जाएगा। माउस जो उपकरण है, यानी माउस जो है वो डिटेक्ट करता है लाइट बीम्स को, मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए लाइट बीम का यूज करता है माउस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो इनमें से कौन सा उपकरण मानव पठनीय डेटा को मशीन पठनीय रूप में परिवर्तित करता है? यानी ह्यूमन रीडेबल डाटा को मशीन रीडेबल डाटा में जो है परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड और डी है स्कैनर। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। यानी स्कैनर में जो भी आपका डाटा है, फिजिकल डॉक्यूमेंट है, उसको आप डिजिटल रूप में जो है सेव करके रख सकते हैं स्कैन करने के बाद में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर स्कैनर हो जाएगा। कीबोर्ड तो आपको पता है एक पार्ट है कंप्यूटर का, और प्रिंटर जो आप देखते होंगे कहीं साइबर कैफ़े के दुकान पर प्रिंटर, वहीं प्रिंटर के बारे में बात किया जाता है। हार्ड कॉपी, ये हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट और इमेजेस को ये प्रोड्यूस करता है। माइक्रोफोन माइक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16, तो कौन सा इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिकल डाटा या हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी सिग्नेचर या फिर ग्राफिकल डाटा यूज करना हो तो कौन सा इसमें इनपुट डिवाइसेस यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है बारकोड रीडर, बी है टच स्क्रीन, सी है ग्राफिक्स टैबलेट और डी है लाइट पेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राफिक्स टैबलेट होगा। अभी जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये ग्राफिक्स टैबलेट से ही ड्रॉ कर पा रहा हूँ, और इससे अगर साइन भी आपको करना हो तो वो भी साइन भी आप यहाँ से कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और ये यहाँ पे लाइट पेन के बारे में बताया गया है। लाइट पेन यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले का डिवाइस है, अभी ये प्रचलन में नहीं है। कंप्यूटर में यूज किया जाता था, CRT मॉनिटर पहले आता था उसमें, ये अभी प्रचलन से बाहर है। बात कीजिए ग्राफिक टैबलेट की, तो ये ग्राफिक टैबलेट है जो हमने इस वीडियोस को बनाने के लिए अभी हाल ही में बाय किया है। तो ये ग्राफिक टैबलेट है, इसके थ्रू आप साइन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पे किया जाए तो जो ऑप्शन है बारकोड रीडर का, ये मशीन होता है, आप देखे होंगे ये मॉल वगैरह में अगर बिलिंग कराते होंगे तो ये बारकोड स्कैनर यूज किया जाता है इसके थ्रू। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? पहला है TCP या फिर IP प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है SMTP और ऑप्शन सी है HTTP प्रोटोकॉल और डी है FTP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP हो जाएगा। इसका जो आंसर है इसके फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये मेल से रिलेटेड है, तो इसके थ्रू आप जो है सेफेस्ट मेल किसी को भेज सकते हैं। बाकी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे TCP जो है वो फंडामेंटल प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए, और SMTP जो है इसका करेक्ट आंसर जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और HTTP की बात किया जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पिछले क्वेश्चन में भी था ये ऑप्शन। और FTP की बात किया जाए तो ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, किसी फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है। और जो प्रोटोकॉल होता है एक टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है, आप इसमें इंस्ट्रक्शन पहले ही प्रोवाइड करा कर रखते हैं, तो उसका ये एक प्रकार का बंच होता है इंस्ट्रक्शंस का, तो इसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं TCP का हमने यहाँ पे और IP में डिफ्रेंशिएशन प्रोवाइड कराया है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि एक बेसिक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। आप नेट पे जो भी चीज़ें करते हैं इसके थ्रू होता है। और यहाँ पे देखिए IP एड्रेस जो होता है वो आपके कंप्यूटर का एड्रेस होता है। आप कभी भी ऑनलाइन रहते हैं तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल का एक IP एड्रेस होता है, जो कि आपका लोकेशन वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। और TCP की बात किया जाए, TCP क्या है, तो TCP ये जो है कंफर्म करता है कि आपने जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर किसी सर्वर के थ्रू डाटा ले रहे हैं तो जो है सही से डाटा जो है एक्यूरेट डाटा डिलीवरी हो उसका, तो ये बताया गया है TCP में।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए तो इसमें से कौन सा लोकप्रिय ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी नहीं है, या फिर इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ऑप्शन ए है जीमेल, ऑप्शन बी है याहू मेल, ऑप्शन सी है हॉटमेल और ऑप्शन डी है फायरफॉक्स मेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फायरफॉक्स मेल, बिकॉज ये जो तीनों है ये मेल सर्विस प्रोवाइडर है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, फायरफॉक्स मेल नहीं है। फायरफॉक्स एक मोजाइला कंपनी का ब्राउज़र आता है, तो ये ब्राउज़र है फायरफॉक्स, ना कि मेल कंपनी प्रोवाइडर है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बात किया जाए फायरफॉक्स के बारे में हमने आपको बता दिया। हॉटमेल जो है अभी इसका नाम चेंज करके outlook.com कर दिया गया है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉटमेल को फिलहाल में क्या कर दिया गया है। जैसे ट्विटर का नाम अभी एक्स कर दिया गया है, वैसे ही पूछा जा सकता है कि हॉटमेल को क्या कर दिया गया है, तो outlook.com। याहू मेल की बात किया जाए तो ये एक मेल सर्विस प्रोवाइडर है। जीमेल जो है गूगल का मेल सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल आता है मैक्सिमम एंड्रॉयड मोबाइल्स में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया जा रहा है, ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होता है। पहला जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और जो दूसरा होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसको हम समझा देते हैं आपको। देखिए, जैसे कि आपका जो मोबाइल हो गया, मान लीजिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, और जो उसमें एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि जीमेल आपने रखा होगा, यूट्यूब रखे होंगे, क्रोम ब्राउज़र रखे होंगे, और भी कुछ एप्लीकेशंस रखे होंगे, डॉक्यूमेंट स्कैनर वगैरह, तो वो सभी जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, जिसे आप शॉर्ट में ऐप बोलते हैं। जो ऐप है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और जो सिस्टम में वो चल रहा है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मेन बेस है उसका, जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है या फिर उसको एक्सेस करता है, तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, या फिर लैपटॉप में आए तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी है एडोबी फोटोशॉप, ऑप्शन सी है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिकॉज ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, इसका आंसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप और क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे पर्पस जान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये जो है फंडामेंटल लेयर होता है, ये किसी हार्डवेयर को फंक्शनलिटी को इनेबल करता है और उसका मैनेजमेंट देखता है। एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनक्स, मैक ओएस, विंडोज़, और साथ में वो भी ले सकते हैं एंड्रॉयड, ओके। और साथ में इसमें कुछ और भी आते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस के ड्राइवर्स जैसे आते हैं, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। डिवाइस का ड्राइवर भी, जैसे कि हमने ये एक कोई भी जैसे प्रिंटर आप ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो आते हैं, जो उसको रन करने देते हैं, वो भी आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जिस पे बेस होकर वो प्रिंटर चलता है या फिर कोई डिवाइस जैसे चलता है। नेक्स्ट बात कीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हमने आपको समझा दिया, जो आप ऐप से डाउनलोड करते हैं मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ये किसी स्पेसिफिक कार्य को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, कि इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज एक्सेस समय रखता है। ऑप्शन ए है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप, और ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD। और इसका एक्सप्लेनेशन पहले नहीं, आंसर हम दिखा देते हैं आपको। पहले जो इसका देखिए करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD। ये अभी फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, और इस सभी ऑप्शन में फास्टेस्ट जो है डाटा का एक्सेस करता है, रीड करना हो या फिर राइट करना हो, इस सबसे फास्टेस्ट करता है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पे बाकी देखिए बात किया जाए HDD के, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, इसमें एक प्रकार का रोटेशनल ड्राइव लगा होता है, जैसे CD होता है ना, उसी प्रकार का HDD में एक प्रकार का CD लगा होता है। तो ये एक मैकेनिकल डिस्क ड्राइव है, इसलिए थोड़ा स्लो होता है। SSD से थोड़ा स्लो होता है HDD, इनसे थोड़ा स्लो होता है
कॉम्पैक्ट डिस्क और सबसे स्लो होता है मैग्नेटिक टेप। तो देखिए रिवोल्यूशन जैसे हुआ स्टोरेज डिवाइसेस का, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ते गया। सबसे पहले प्रचलन में था मैग्नेटिक टेप, हम आगे दिखाएंगे आपको मैग्नेटिक टेप क्या होता है। मैग्नेटिक टेप सबसे पहले प्रचलन में था जो कैसेट आता था। उसके बाद में आ गया CD, उससे थोड़ा स्पीड इसका सही हुआ। फिर उसके बाद में आया HDD सबसे ज़्यादा प्रचलन में। और अभी सब जो है अभी प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए तो SSD सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, फास्टेस्ट एक्सेस होता है SSD का। यहाँ पे देखिए HDD के बारे में हमने आपको बता दिया, SSD के बारे में भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया डिटेल। मैग्नेटिक टेप वहीं कैसेट होते हैं और CD जो आप देखते थे पहले, अभी तो CD का प्रचलन धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। तो ये CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये ऑप्शन देख सकते हैं, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसमें एक रोटेशन CD लगा होता है, वो घूमता है, मैकेनिकल ड्राइव होता है। और ये होता है SSD। बात किया जाए ये इसको बोलते हैं, जो मैग्नेटिक टेप आते हैं वो कैसेट इनको बोलते हैं आप लोग, और ये होते हैं CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये हमने आपको टोटल 20 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड करा दिया, और बीच में हम कहीं पे एक दो मिस्टेक किए होंगे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जल्दी ही हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे, और अभी ट्राई कर रहे हैं आपको अच्छे से समझाने का, ठीक है। और कंप्यूटर का हम अगर थोड़ा भी अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहता है तो हम कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर वाला सेक्शन आपको कंप्लीट करा देने का, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है उस हिसाब से हम आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहे हैं। और एक एक टॉपिक और एक एक जो क्वेश्चन है वो सभी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जब एग्जामिनेशन से पहले। मई जून में एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उससे पहले कंप्यूटर वाला सेक्शन हम आपका कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आपको उसके लिए सपोर्ट करना होगा, थोड़ा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।